सीएम धामी ने गृह विभाग को चारधाम सहित धार्मिक स्थलों को लेकर दिए निर्देश। अधिकारियों को स्थलों के आसपास करें सत्यापन। उत्तराखंड को मिली G20 की 3 बैठकें कराने की जिम्मेदारी। G20 की ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में होगी बैठक। सीएम ने पीएम का व्यक्त किया आभार। देहरादून में आज हुआ वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। रेलवे प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। 25 मई को दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन को दिखाई जाएगी हरी झंडी। तीर्थयात्रियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। हेमकुंड के लिए मिलेगी हवाई सेवा, नहीं बढ़ाया जाएगा यात्रा का किराया। अभिनेत्री कंगना रनौत 3 दिन की धार्मिक यात्रा के लिए पहुंची हरिद्वार। कल सुबह बद्रीनाथ केदारनाथ का करेंगी दर्शन। और मौसम विभाग ने पहाड़ से मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। रुक करते हैं खबरों का। जल्द ही देहरादून से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से 25 मई को करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि यह ट्रेन देहरादून और दिल्ली को जोड़ने में मात्र 3.5 घंटे का सफर तय करेगी। साथ ही फुल एयर कंडीशन वंदे भारत एक्सप्रेस सभी सुविधाओं से लैस होगी। अब देवभूमि से दिल्ली का सफर बड़ी आसानी से तय की जा सकेगी, जिसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसका जायजा लिया के न्यूज़ इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो में पहुंचकर इसका जायजा लिया। आपका स्वागत है। आपको बता दें कि देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रेन है और इसके साथ साथ हम आपको इसके अंदर का भी नज़ारा अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ से आप कर सकते हैं जो भी आपकी सीट होगी, जो भी आपका कोच होगा वहाँ के लिए, और साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सुविधाएँ हैं वो इस ट्रेन में किस तरीके की तमाम अभी फिलहाल जो है इस ट्रेन का जो है ट्रायल चल रहा है। और 25 मई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो है इस ट्रेन का शुभारंभ जो है वो करने जा रहे हैं। और आपको दिखा दें कि ये फुल एयर कंडीशनर जो है ये ट्रेन जो है जनता के लिए समर्पित की जाएगी। खासतौर से उत्तराखंड के लोगों के लिए जो अपना जो सफ़र है वो सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एक कारगर मील का पत्थर जो है वो साबित होगी। इसके साथ साथ ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये इसमें 16 डब्बे जो हैं इसमें अभी में लगे हुए हैं और लगातार इसका ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। अभी ये देहरादून के रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और तमाम जो सुविधाओं से जो लैस है ये ट्रेन, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इसके साथ साथ बताएंगे कि इस ट्रेन की शुरुआत जो है वो 25 मई से होने जा रही है। और इसके साथ साथ कई सुविधाओं से जो है ये ट्रेन जो है वो लैस है। इसके साथ साथ इसके ट्रेन में आप देखेंगे कि बटन दबाने के बाद जो है आप इसमें इजली इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और ये इसका वॉशरूम है, इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें एक वॉश बेसिन दिया गया है बाकायदा। पूरी साफ सफाई जो है उसका खासतौर से ध्यान जो है इस ट्रेन में रखा गया है तमाम चीज़ों को, ताकि जो यात्री है उनको किसी भी तरीके की परेशानी जो है उस ट्रेन में ना हो। हालांकि ट्रेन जो है इसके जाने का समय अभी तक तय नहीं किए गए कि किस समय जाएगी और इसका किराया कितना होगा, ये फिलहाल जो है 25 मई के बाद ही फाइनल हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके का प्रयास जो है वो उत्तराखंड के लिए खासतौर से किया जा रहा है, क्योंकि तीर्थ यात्रियों के हिसाब से भी देखा जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दिल्ली से पूरी कनेक्टिविटी जो है इसको और बेहतर करने की दी गई, चाहे वो रोड से कनेक्टिविटी की बात करें या फिर रेल की पटरियों पर जो है बेहतर सुविधा जो है वो यात्रियों को दी जाए। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के
लगातार जो है केंद्र सरकार जो है देवभूमि के लिए प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं राजेश वर्मा के न्यूज़ इंडिया देहरादून। रुक करते हैं अगली खबर का। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में अपने सफलतम 6 वर्ष पूर्ण करते हुए गरीबों व असहाय लोगों की मदद कर एक नया अध्याय लिख डाला है। जहां एक और वर्तमान समय में चिकित्सा का बाजारीकरण देखने को मिल रहा है, तो वहीं काशीपुर के संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को मुनासिब दामों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अस्पताल की इस उपलब्धि पर काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, जसपुर से कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान, भाजपा नेता दीपक बाली समेत दर्जनों ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचते हुए संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर मुकेश चावला, मनीष चावला, बंधुओं और अस्पताल टीम को बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को, अपने डॉक्टर्स को और सभी पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि सबके सहयोग से आज हमने सफलतम 6 साल पूर्ण किए हैं। और इस 6 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया है। और आने वाले दिनों में हम हॉस्पिटल को 100 बेड से बढ़ाकर इसमें कैथ लैब का और ब्लड बैंक का भी बहुत ही जल्दी उद्घाटन करेंगे, समारोह करेंगे। उसमें भी आप सबको आमंत्रित करेंगे। और मैं काशीपुर की समस्त जनता को भी बधाई देता हूं कि जब सबने हमारा साथ दिया, और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल के जिला पुरुष चिकित्सालय बीडी पांडे में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीजों को होने वाली असुविधाओं को देकर जनहित याचिका को कोर्ट की खंडपीठ ने गंभीरता से लेते हुए डीजी हेल्थ को 7 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के महासचिव विकास बहुगुणा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए समस्त सुविधाओं का अवलोकन कर जांच रिपोर्ट 7 जून तक कोर्ट में पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता अशोक शाह उर्फ गुरु ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें छोटी से छोटी शिकायतों के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। जिले का मुख्य हॉस्पिटल होने के कारण अभी भी हॉस्पिटल के कर्मचारी छोटी सी जांच के लिए सीधे हल्द्वानी भेजे जाते हैं। हॉस्पिटल में जिले के इलाज कराने दूर दराज से मरीज आते हैं, लेकिन जांच के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ से प्रार्थना की है कि हॉस्पिटल में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, दूर दराज से आने वाले लोगों को उचित समय पर समुचित इलाज मिल सके। जिला नैनीताल में जो जिला अस्पताल बीडी पांडे हॉस्पिटल है, उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को लेकर जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने विकास बहुगुणा जी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है और ये बताने के लिए कहा है कि स्पष्ट रूप से देखकर ये बताएं कि क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। डीजी हेल्थ को तलब किया है और उसके बारे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट बताने के लिए कहा है। अग्रिम तिथि 7 जून नियत की गई है, जिसमें डीजी हेल्थ को इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है। रुक अगली खबर का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में गांधी पार्क में सर्वदलीय धरने का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार और राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से महिला अपराध में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, किरण नेगी हत्याकांड, महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की पोती के दहेज उत्पीड़न की एफआईआर नहीं लिखे जाने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज को उठा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ हुई मारपीट और उसके बाद मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुरेंद्र सिंह नेगी को महापंचायत करनी पड़ रही है। राज्य में कई विषय हैं जिसको लेकर कांग्रेस समेत अन्य दलों ने सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किया है।
उत्तराखंड की आवाज है और देश की जो आवाज है उत्पीड़न के खिलाफ, उसके साथ हम अपनी आवाज मिला रहे हैं। अंकिता हत्याकांड का वीआईपी कौन है जिम्मेदार, उनको बचाने वाले कौन है, और हर जगह जो उत्पीड़न हो रहा है, हर वर्ग उत्पीड़ित है, उस सारी उसको सामूहिक आवाज के रूप में जो यहाँ पर ध्वनित किया जा रहा है, उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और सभी अपने लोकतांत्रिक दलों के नेतागणों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारा काम जनता को जागरूक करना है, अवेयर करना कि उनके संग हो क्या रहा है। जिन लोगों को बुलेट ट्रेन के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, महंगाई कम करेंगे के नाम पे लोगों ने जिताया, जिन्होंने उनको लोकपाल के नाम पे जिताया, वो सारी चीजें आज गौण हो गई, गायब हो गई। आज हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले गोल्ड मेडलिस्ट जो लड़कियां हैं और जो पद्मश्री हैं, वो आज दिल्ली में धरने में बैठे हैं। 1 महीना आज हो गया, उनको अब महापंचायत करनी पड़ी। उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस में, जिसमें वो लड़की खुद लिखती है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, उसका मर्डर हो जाता है। वीआईपी किस पार्टी का था, कौन बड़ा नेता था, सब जानते हैं, लेकिन उसको छिपाने के लिए पूरे सबूत मिटा दिए गए। फॉरेंसिक जांच में कुछ ना मिले, इससे डोजर चला दिया गया, आग लगा दी गई, अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया। उसके अलावा पिंकी हत्याकांड है, किरण नेगी हमारी बेटी दिल्ली में उसके संग बलात्कार हुआ, उसको न्याय नहीं मिलता है। खबर हरिद्वार से है, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हुई हैं। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और दक्षिण काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि कंगना रनौत केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी। कुछ दिन पूर्व भी कंगना रनौत हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची थी, मगर मौसम खराब होने के कारण कंगना रनौत दर्शन नहीं कर पाई थी। हरिद्वार पहुंचने पर कंगना रनौत ने अलग अलग, आपको बता दें, कंगना रनौत में एक अलग ही उमंग देखने को मिला है, क्योंकि कल कंगना रनौत केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगी। द केरल स्टोरी विवाद पर कंगना रनौत ने कहा कि सेंसर बोर्ड अगर किसी फिल्म को पास करता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसे संविधान का अनादर होता है। फिल्मी दुनिया की मानी जानी हस्ती मेरी अत्यंत प्रिय कंगना रनावत जी आई और माँ का दर्शन पूजन किया, अभिषेक किया उसने, और वो रात्रि विश्राम करेंगी, काली मंदिर में रात्रि यहाँ रहेंगी, प्रातः कहा जाए केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगी। मुझे लगता है कि आज कंगना रनावत जी के लिए हमें माई से, महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज ऐसे सुपरस्टार जिनके पास मिनट का टाइम नहीं होता, आज वो घंटों टाइम आश्रम में दे रही हैं, घंटों टाइम आश्रम के लिए निकाल रही हैं। हमारे सनातन धर्म को बेहिचक, बेधड़क तरीके से अपनी बात कह करके धर्म के लिए वो बात करती हैं, परंपराओं को लेकर के बात करती है, साधु संतों को लेकर के बात करती हैं। जब देश के बड़े लोग, जिनके फॉलोअर करोड़ों में, लाखों में हैं, जिनके फ्रेंड्स लाखों करोड़ों में उनको मानने वाले लोग हैं, यदि वो धर्म को मानने लगेंगे, वो धर्म के प्रति उनकी जिज्ञासा हो जाएगी, तो निस्संदेह धर्म को बढ़ावा, बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। नहीं, पिछली बार मौसम खराब हो गया था तो हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हम दर्शनों के इच्छुक हैं, फिर से आए हैं, फिर से हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि महादेव जी के दर्शन इस बार मिल जाएंगे। देखिए, हरिद्वार की यात्रा होती है तो बड़ी ही पावन होती है, इस तरह के विचार होते हैं, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी सीख ले, धर्म की लेके, सनातन को लेके। सनातन तो हमारा देखिए कितना अनंत है, उसके बारे में जितना भी हम सुने, सोचे, समझे उतना ही कम है। तो ये अच्छा, जब हरिद्वार में आने का मौका मिलता है, कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलता है, तो हम ऐसे क्यों, यही विचार रहते हैं हमारे। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली है। यहां हरियाणा नंबर की कार में सवार एक युवक को टोल पर टोल टैक्स लेने के लिए रोका गया, तो युवक टोल प्लाजा कर्मी को पिस्तौल दिखाते हुए टोल बूथ तोड़कर भाग निकला, जिसके बाद टोल प्लाजा पर मौजूद
कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जब युवक रुड़की से हरिद्वार की ओर जा रहा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और टोल प्लाजा के कर्मचारियों की शिकायत पर बहादुराबाद थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये बादाबाद टोल प्लाजा पे एक वेपन लहराने का मामला सामने आया था। पुलिस की जब नॉलेज में आया तो तुरंत उस पर संज्ञान लिया गया, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसको चिन्हित भी कर रहे हैं हम लोग। जल्द ही गिरफ्तारी दी जाएगी। ये बाहर की गाड़ी है और उसको चिन्हित करने का प्रोसेस है हमारा और बहुत जल्द ही उसकी गिरफ्तारी। देखिए, जब भी इस तरह की घटना होती है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है। कईयों को अरेस्ट करके जेल भी भेजा जा चुका है और आगे भी अगर कोई सबको बताया जाता है कि ये जो कानून का उल्लंघन होता है, अगर आगे भी कोई करेगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे लोगों से यही अपील है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकत न करें जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। बात अगली खबर की खबर रुड़की से है, जहां आपको बता दें उत्तराखंड गंग नहर रुड़की में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। कर्मचारियों का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग के अधिकारी उन्हें नियमित करने को तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश सिंचाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष यशवंत सिंह ने कहा कि 22 मई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू है। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मुख्य मांग है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ये हम अपनी तुम्हारी ये गलती है इस वजह से नहीं करा, लेकिन ये यहाँ उपस्थित होना भी उचित नहीं समझ रहे। 2 दिन से हम यहाँ बैठे हुए, हमें भी कोई शौक नहीं है। यहाँ हम अपने परिवार को, घर बार को, अपनी ड्यूटियों को, रात को ड्यूटी करें। ड्यूटी अभी हमने छोड़ी नहीं। यदि ये आवश्यकता पड़ी, देखो हम किसी भी सूरत में अंत तक जाएंगे बिल्कुल। अभी तो हम ये है कि ड्यूटियाँ कर रहे, लेकिन यदि हमारा ये आगे हमारे को मजबूर किया जाता है तो हमारे भाई जो ड्यूटियां कर रहे वो भी यहाँ आके हमारे पास आने के लिए तैयार है। और यदि कुछ भी भविष्य में किसी राजकीय कार्य में कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो इसका पूरा दायित्व एक्शन महोदय का होगा। पूरी जिम्मेदारी, कुछ भी नुकसान, कोई भी क्षति होती है। खबर रामनगर से है, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन व संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर प्रभावित लोगों द्वारा सरकार व विभाग के इस आदेश को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि वन परिसर में प्रभावित ग्रामीणों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही रानीखेत रोड पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। पीड़ितों का कहना है कि सरकार और विभाग अतिक्रमण के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसे वह सहन नहीं करेंगे। बात अगली खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई की है। आपको बता दें, मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में दिए आदेशों का पालन न करने पर प्रमुख वन सचिव आर.के. सुधांशु को 14 जून को हाईकोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले में पूर्व में तत्कालीन प्रमुख व वन संरक्षक विनोद सिंघल द्वारा दाखिल शपथ पत्र में केवल कागजी कार्रवाई का उल्लेख था और धरातल पर मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने का कुछ भी उल्लेख नहीं था। आज पुनः इस मामले की सुनवाई में सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया है कि पूर्व के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, इसलिए समय दिया जाए। जनहित याचिका दायर करने के बाद अभी तक प्रदेश में करीब 17 लोग वन्यजीवों का शिकार हो चुके हैं, जिसमें पिछले महीने रानीखेत की एक प्रमुख घटना भी शामिल है।
कि मानव वन्यजीव संघर्ष पर अनुपंत द्वारा यह जनहित याचिका वर्ष 2022 में ही दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था और उसमें राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह एक कमेटी बनाए जिसमें विषय विशेषज्ञ हों जो मानव वन्यजीव संघर्ष पर काम कर रहे हों। लेकिन प्रमुख सचिव वन द्वारा कोई भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं फाइल की गई। एक एफिडेविट में ये बताया गया कि विषय विशेषज्ञों की समिति बनी है, लेकिन उस समिति की केवल 3 बैठकें हुई हैं, उसमें विशेष विशेषज्ञ ही शामिल नहीं हैं। इस पर बहुत गंभीर संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है और प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण आर.के. सुधांशु साहब को माननीय उच्च न्यायालय ने तलब किया है और 14 जून 2023 को उनको बुलाया है और साथ साथ उनको यह भी कहा है कि वह एक डिटेल्ड एफिडेविट लाएं जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए क्या क्या हो रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय को यह अवगत कराया कि 10 से 15 लोगों की डेथ तो इस याचिका के अधीन रहते हुए ही हो गई। तो इन सब चीज़ों पर भी प्रमुख सचिव वन को व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए आना है। अब बात करेंगे अगली खबर की। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एसएस संधू ने G20 सम्मेलन की तैयारियों के दृष्टिगत जौलीग्रांट एयरपोर्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। उन्होंने आने वाले मेहमानों के आवागमन एवं सुरक्षा आदि समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जौलीग्रांट एयरपोर्ट की विभिन्न व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। साथ ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जनपद की सीमा अंतर्गत कुर्सला बैंड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सोनिका, मुख्य सचिव अधिकारी झरना कामठान, प्रभागीय वनाधिकारी नीतीश मणि त्रिपाठी, निदेशक एयरपोर्ट प्रभाकर मिश्रा, सचिव MDDA मोहन सिंह बर्निया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा, उप जिलाधिकारी डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी सहित MDDA एवं संबंधित विभागों के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर मौसम से जुड़ी है। उत्तराखंड में मंगलवार से मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने 23 से 26 मई तक ओलावृष्टि, बिजली चमकने और 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 23 मई को राज्य के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 25 मई को ओलावृष्टि, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलने की आशंका है। इसको लेकर सावधान रहने की सलाह दी गई है। 26 मई को भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकादार हवाएं चल सकती हैं। सभी जिलों के डीएम एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से, और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है, और 23 शाम रात से कहें या 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।